हेलो फ्रेंड्स। आज लॉस्ट स्प्रिंग का पार्ट 2 सेकंड स्टोरी है। इस वीडियो में हम मुकेश के फैमिली के बारे में और उसके सपने के बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार चलाना चाहता हूँ, मुकेश कहता है। मुकेश स्वयं अपना मालिक होने का आग्रह करता है। मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, वह घोषणा करता है। क्या तुम कारों के बारे में जानते हो? मैंने उससे पूछा। वह सीधा मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मैं एक कार चलाना सीखूंगा। उसका स्वप्न उसके शहर फिरोजाबाद की गलियों की धूल के बीच एक मृग तृष्णा के समान धुंधला सा दिखाई देता है, जो अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाने के काम में लगा हुआ है। यह भारत के शीशा ढालने के उद्योग का केंद्र है, जहाँ ऐसा प्रतीत होता है परिवारों ने भट्टियों के इर्द गिर्द काम करते हुए शीशे के जोड़ लगाते हुए देश की सभी औरतों के लिए चूड़ियाँ बनाते हुए अनेक पीढ़ियाँ बिता दी हैं। मुकेश का परिवार उनमें से एक है। उनमें से कोई नहीं जानता है कि उसके जैसे बच्चों के लिए ऊंचे तापमान वाली शीशे की भट्टियों में हवा और प्रकाश रहित गंदी कोठरियों में काम करना गैर कानूनी है, और यदि कानून लागू कर दिया जाए तो यह उसे और उन सभी 20,000 बच्चों को उन गर्म भट्टियों से बाहर निकलवा सकता था, जहां वे दिन वाले घंटों के दौरान घोर परिश्रम करते हैं और ज़्यादातर अपनी आंखों की चमक खो देते हैं। मुकेश की आंखें चमक उठती हैं जब वह मुझे अपने घर ले जाने के लिए अपनी इच्छा से कहता है, जिसे वह गर्व से कहता है कि दोबारा बनाया जा रहा है। हम दुर्गंध वाली गलियों से जा रहे हैं जो कूड़ा करकट से भरी पड़ी है, ऐसे घरों के पास जो टूटकर गिर गई दीवारों के कारण छप्पर ही रह गए थे, जहाँ दरवाजे ढीले पड़ गए थे। कोई खिड़कियाँ नहीं थी, जहाँ मनुष्य परिवारों के झुंड भरे हुए थे और जहाँ पुराने समय के समान जानवर उनके साथ रह रहे थे। वह इसी तरह की एक मकान के दरवाजे के पास रुक जाता है और वह अपने पैर से एक ढीले से लोहे के दरवाजे को खटखटाता है और धक्का देकर इसे खोल देता है। हम एक आधी बनी झोपड़ी के अंदर जाते हैं। इसके एक भाग में, जिस पर सूखी घास का एक छप्पर बना हुआ था, वहाँ लकड़ी जलाने वाला एक चूल्हा है, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्तन अत्यधिक गर्म पालक से भरा पड़ा है। जमीन के ऊपर बड़ी बड़ी एल्युमिनियम की प्लेटों में कटी हुई और भी सब्जियां पड़ी हुई है। एक कमज़ोर सी युवती पूरे परिवार के लिए शाम का भोजन बना रही है। धुएं से भरी आंखों में से वह मुस्कुरा देती है। वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। आयु में ज़्यादा बड़ी न होते हुए भी वह परिवार में एक बहू के रूप में, घर की पुत्र वधू के रूप में सम्मान पाने लगी है, और वह 3 आदमियों को पहले ही संभालने लगी है, अपने पति मुकेश और उनके पिता को। जब उम्र में बड़ा व्यक्ति प्रवेश करता है तो वह धीरे से टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है और अपना घूंघट अपने चेहरे के और नज़दीक ले जाती है, जैसे कि रिवाज की मांग है। पुत्र वधुओं को पुरुष बुजुर्ग के सामने अपने चेहरों पर घूंघट जरूर डालना होता है। इस स्थिति में बुजुर्ग एक गरीब चूड़ी बनाने वाला है। लंबे वर्षों की कठिन परिश्रम के बाद भी, पहले एक दर्जी के रूप में, फिर एक चूड़ी बनाने वाले के रूप में, वह इस मकान को नया रूप देने में असफल रहा है और अपने दोनों लड़कों को स्कूल भेजने में भी असफल रहा है। वह जो केवल कर पाया है वह है उन्हें वह सिखाना जिसे वह जानता है, और वह है चूड़ी बनाने की कला। मुकेश की दादी कहती है, यह मुकेश का कर्म है, उसका भाग्य है, जिसने शीशे की चूड़ियाँ पॉलिश करने से आने वाली धूल से अपनी ही पति को अंधा होते हुए देखा है। क्या ईश्वर द्वारा प्रदत्त वंश परंपरा को कभी तोड़ा जा सकता है? वह अर्थ के रूप में बताती है। चूड़ियाँ बनाने वाली जाति में पैदा होने के कारण उन्होंने चूड़ियों के अलावा और कुछ नहीं देखा है। घर के अंदर हर एक के आंगन में
फिरोजाबाद की हर गली के अंदर चूड़ियों के सरपेट, छल्ले चमकीले सुनहरी धानी रंग में हल्के नीले, गुलाबी, बैंगनी, इंद्रधनुषी रंगों से पैदा होने वाले प्रत्येक रंग के ढेरों के ढेर अस्त व्यस्त आंगन में पड़े होते हैं। 4 पहियों वाले हाथ ठेलों के ऊपर ढेर लगे पड़े होते हैं, जिन्हें झोपड़ियों वाली बस्ती की तंग गलियों में युवा पुरुष धकेल कर ले जाते हैं और अंधेरी झोपड़ियों में तेल से जलने वाली टिमटिमाती हुई दीपकों की ज्वाला वाली पंक्तियों के बगल में लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के साथ बैठे होते हैं। रंगीन शीशे के टुकड़ों को चूड़ियों के छल्ले के रूप में जोड़ लगाते दिखते हैं। उनकी आंखें बाहर वाले प्रकाश की अपेक्षा अंधेरों की अधिक अभ्यस्त हो चुकी होती हैं। यही कारण है कि वे युवा होने से पहले ही प्रायः अपने आँखों की रोशनी खो देते हैं। सविता एक फीकी रंग की गुलाबी पोशाक पहनी हुई है। एक वृद्ध व्यक्ति के साथ बैठी है, शीशे के टुकड़ों को जोड़ती है। उसके साथ जब एक मशीन की चिमटी की भांति यंत्रवत चल रहे होते हैं तो मैं सोचने लग जाती हूँ कि क्या उसे उन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में पता है जिन्हें बनाने में वह मदद कर रही है। यह एक भारतीय औरत के सुहाग का प्रतीक है। विवाह में शुभ मंगल होने का प्रतीक है। यह बात उसे एक दिन अचानक समझ में आ जाएगी जब उसके सिर को एक लाल घूंघट से ढक दिया जाएगा, उसके हाथों को मेहंदी से रंग दिया जाएगा और लाल चूड़ियाँ उसकी कलाइयों में चढ़ा दी जाएगी। तब वह एक दुल्हन बन जाएगी, उसके पास बैठी बूढ़ी औरत की भांति, जो अनेक वर्ष पहले ऐसे ही बनी थी। उसकी कलाई पर अब भी चूड़ियाँ हैं, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं है। एक वक्त में पेट भर खाना भी नहीं मिल पाता। वह ऐसी आवाज़ में कहती है जिनमें से खुशी पूरी तरह से निकाल ली गई हो। उसने अपने पूरे परिवार में एक बार भी पेट भर कर भोजन का आनंद नहीं लिया है। यही फल है जो उसे प्राप्त हुआ है। उसका पति, जो एक लंबी बड़ी दाढ़ी वाला वृद्ध आदमी है, कहता है, मैं चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं जानता हूँ। केवल एक काम जो मैंने किया है यह है परिवार के रहने के लिए एक मकान बना दिया है। उसकी बात को सुनकर कोई भी हैरान होगा कि उसने ऐसा क्या प्राप्त कर लिया है जिसे प्राप्त करने में कई लोग अपने जीवन में असफल रहे हैं। वह अपने सिर के ऊपर एक छत रखता है। चूड़ियों को बनाने का धंधा बनाए रखने के अलावा कुछ और करने के लिए पैसे न होने का रोना, खाने को पर्याप्त होने पर रोना, खाना पर्याप्त ना होने पर रोना हर घर में सुनाई देता है। युवा लोग अपने बुजुर्ग वाले दुख को ही दोहराते हैं। ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद में समय के साथ लगभग कुछ नहीं बदला है। दिमाग को शून्य कर देने वाली वर्षों की कठोर मेहनत ने सभी परिश्रम को तथा स्वप्न लेने की योग्यता को समाप्त कर दिया है। आगे लेखिका कहती है कि आप लोग स्वयं को एक सरकारी समिति में संगठित क्यों नहीं कर लेते, जो ऐसे दलालों के बुरे जाल में फंस गए हैं जिन्होंने उनके माँ बाप दादाओं को अपने चंगुल में फंसा लिया है। वे कहते हैं यद्यपि हम संगठित भी हो जाएं तो हमें पुलिस घेर लेगी, पीटेगी और गैर कानूनी काम करने के जुर्म में जेल में बंद कर देगी। उनके बीच कोई नेता नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जो उन्हें चीज़ों को भिन्न ढंग से देखने में मदद कर सके। उनके बाप दादा उतने ही थक गए हैं जितने वे थक गए हैं। वे अनंत रूप से एक सर्पिल चक्र में पड़े बातें करते रहते हैं जो गरीबी, उदासीनता, लालच और अन्याय के मध्य घूमता रहता है। उसकी बात सुनते हुए मुझे 2 अलग अलग संसार दिखाई देता है। एक संसार ऐसे परिवार का जो गरीबी के जाल में फंसा हुआ है, जाति कलंक के रूप के नीचे दबा हुआ है जिसमें उसका जन्म हुआ है, और दूसरा साहूकारों, दलालों, पुलिस वालों, कानून लागू करने वालों, नौकरशाहों और राजनीतिज्ञों का कुचक्र।
उन सभी ने मिलकर बच्चों पर ऐसा बोझ लाद दिया है जिसे वह उतार कर नीचे नहीं रख सकता। इससे पहले कि उसे इसका आभास हो सके, वह इसे उतने ही स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता है जितना अपने पिता को। कुछ भी अलग करने का अर्थ होगा साहस दिखाना, और साहस दिखाना उसकी परवरिश का हिस्सा नहीं होता है। जब मुझे मुकेश में इसकी एक झलक दिखाई देती है तो मुझे अति प्रसन्नता होती है। मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, वह दोबारा कहता है। वह एक गैरेज में जाएगा और वहाँ सीखेगा, लेकिन गैरेज उसके घर से बहुत दूर है। मैं पैदल चलकर जाऊँगा, वह जोर देकर कहता है। क्या तुम एक हवाई जहाज़ चलाने का भी सपना रखते हो? वह अचानक चुप हो जाता है। वह ज़मीन की तरफ एकटक देखते हुए कहता है, नहीं। उसकी छोटी सी बड़बड़ाहट में वहाँ एक घबराहट भरी हुई है जिसने अभी खेत का रूप नहीं लिया है। वह कारों का सपना लेने में ही संतुष्ट है जिसे वह शहर की गलियों में तेज़ी से आते हुए देखता है। फिरोजाबाद के ऊपर से बहुत कम हवाई जहाज़ उड़कर निकलते हैं। यहाँ लॉस्ट स्प्रिंग का सेकंड स्टोरी ख़त्म होता है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छा लगा होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।